आज हम दिल्ली के अंदर अभी 3 दिन से लगातार आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन चल रहा था और सरकार से अपनी मांग रख रही थी। हमारे बीच में है उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर शलमा परवीन जी। शलमा परवीन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी क्या आंगनवाड़ियों की समस्या हैं जो आए दिन रोड पे धरना प्रदर्शन करती हैं, आए दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करती हैं? क्या समस्या है आपकी? सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी? सर, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ पहली समस्या तो ये है सर कि जो 62 साल के वर्करों को 2 साल में रिटायर कर दिया गया है। हज़ारों वर्कर जो है रिटायर कर दी गई हैं ज़बरदस्ती सर। तो सिर्फ यूपी में जो है रिटायर हुई है और कहीं नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और रिटायरमेंट के बाद हम मतलब सरकार ने हमें कोई फंड या पेंशन वगैरह कुछ नहीं दिया है। यानी कि हम खाली हाथ ज़िंदगी भर सेवा करके और खाली हाथ वापस जा रहे हैं। लेकिन शलमा जी, आपको लिया भी तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ही तो लिया था। तो उन्होंने तो ये जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब तो उन्होंने नहीं बोला कि हम आपको जो कुछ देंगे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप काम करेंगे? जी सर, हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम काम करेंगे। लेकिन सर देखिए, अभी बंगाल में श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी जी जो है 3 लाख दे रही हैं कि हम जाकर के घर कुछ कर सकें, अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन हमारी यूपी सरकार हमको कुछ नहीं दे रही है। सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए भी हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। हम पूरी उम्र इनकी सेवा करें और उसके बाद जो घर खाली हाथ लौटे, तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हमें इस उम्र में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें ऐसे रोड पे फेंक दिया गया भीख मांगने के लिए। तो यही बड़ी समस्या हमारी है। और सरकार से अपील है कि अगर हमको रिटायर कर रही है तो कुछ मतलब हमको रिटायरमेंट पे दिया जाए, दिया जाए, पेंशन दिया जाए हमको, जिससे हमारा जीवन ठीक ठाक यापन हो सके। लेकिन शलमा जी, आप सरकार के सारे पॉइंट क्लियर करते हैं, चाहे कुपोषण की बात करें या प्रेगनेंसी की बात करें या और जो सरकारी जो काम है या सरकारी जो डेटा है उसको आप उपलब्ध कराती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। जी सर, अब पोषण ट्रैकर की ही बात ले लें, उसमें तो बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जैसे पुरानी वर्कर्स जो हमारी हैं वो इंग्लिश नहीं जानती हैं। हाँ। और इसका जो है हिंदी में नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही है। तो वो बेचारी सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है कि जिससे वो जूझ रही हैं। और हर मंथ बच्चों का वजन लेना, वेट करना और हर मंथ फीड करना और आधार से वेरीफाई करना। कभी कभी होता है कि एक आधार से 2 बच्चों का नहीं हो पाता, या लेडी प्रेग्नेंट है उसका बच्चा भी है तो भी नहीं वेरीफाई होता, जिसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जो सरकार ने हमको कहा था कि मैं 1500 दूंगा, तो उसमें से 500 भी नहीं मिल पाता है, 100 रुपये भी नहीं मिल पाता है। सरकार हमको नहीं दे पा रही है क्योंकि उसने कंडीशन लगा दिया है इस बात का कि जब तक आपका 100% नहीं पूरा होता है आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। कई जैसे वजन पे अलग है, फीडिंग पे अलग है, सब कुछ पे अलग है, हर चीज़। डोर टू डोर हमको जो है विजिट करना है उसका अलग है। तो सरकार ने कंडीशन लगाया। पहले तो कहा कि मैं 120 में आपका पैसा डबल कर दूंगा। पहले तो कहा कि 120 दिन में पैसा डबल कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमारी दूसरी बार सरकार बनी और 1 रुपया भी हमारी यूपी सरकार ने हमको नहीं दिया। तो ये समस्या है। और पोषण ट्रैकर का जो मामला है, इसमें ना तो उन्होंने डाटा हमें उपलब्ध कराया, और जो मोबाइल कार्बन की दी थी सिर्फ 2500 की मोबाइल, जिसपे हमको 7800 रुपया पे करना होगा। अगर खो जाता है, ख़राब हो जाता है तो हमको इतना पे करना होगा। और 6 महीने में ही वो मोबाइल ख़राब हो गई। मोबाइल भी वापस नहीं ली गई। ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि हम मोबाइल ख़रीद करके उस पर कोई ना कोई ऐप डाउनलोड उस पर करते रहें, योगा का और पोषण ट्रैकर तो मस्ट है। और इसका कुपोषण का जो मतलब पोषण अभियान का सब कुछ का मतलब जो है करते रहें। और मजबूरन जब हमको मानदेय नहीं मिलता है तो हमको डाटा मोबाइल रिचार्ज करा करके डाटा भरवा करके फिर पूरा करना पड़ता है। और जांच तो इतनी ज़्यादा है कि लगता है कि पूरी नीति आयोग इसमें एकदम से लगी हुई है ज़बरदस्त जांच के लिए। जबकि हमारा ब्लॉक जो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बहनजोत ब्लॉक से मैं हूँ, आकांक्षात्मक ब्लॉक है। लेकिन पोषण के नाम पे मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा। किसी भी वर्कर को सिर्फ गोद लिया गया गांव। लेकिन गोद लिए गांव से क्या मतलब है जब आप उसमें विजिट नहीं कर रहे हैं, आप उसका कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। ज़बरदस्ती उनको गाय दी जा रही है, जिसके बेचारा खुद रहने की जगह नहीं है, वो गाय लेके कहाँ बांधेगा? मतलब किसको दी जा रही है गाय?
कुपोषित बच्चे जो हैं उनको गाय दी जा रही है जबरदस्ती। कुपोषण जो बच्चे और वो हैं, भी गाय कहाँ से? कुपोषण बच्चों को दी जा रही है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को? नहीं, कुपोषण बच्चों को दी जा रही है। अच्छा। आंगनबाड़ी वर्कर पे दबाव बनाया जाता है, जो बच्चे आपके कुपोषित हैं उनको गाय दिलाइए। अच्छा। गाय वो भी जो पकड़ के बांध दी जाती है गौशालाओं में, बीमार होती है वो उनको, या जो दूध नहीं देती है, तो हम उनका क्या करेंगे? और लाभार्थी लेने को तैयार नहीं है। सलमा परवीन जी, ऐसा लगता है कि जहाँ कुपोषण की आप चेकिंग करने जाते हैं तो कुपोषण की शिकायत तो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जैसे आप भी लग रही हैं, आपको भी खाने पीने नहीं मिल रहा है। जब हम सारा दिन काम ही करते रहेंगे, सुबह 7 बजे से सुबह 7 बजे हम सेंटर जाएंगे, वहाँ का पूरा काम करेंगे। पहले सेंटर खोलेंगे, बच्चों को बुलाना, फिर पूरी साफ सफाई करवाना, फिर 12 बजे तक के बच्चों को पढ़ाना, 12 बजे के बाद एक बच्चों को छुट्टी देना 12 बजे, फिर 1 बजे तक खुद रजिस्टर मेंटेन करना, फिर जा करके होम विजिट करना। होम विजिट करके नहीं होता, होम विजिट करके आ गए, फिर कोई मीटिंग्स हो गई, कुछ भी हो गया, तो जब वक्त से खाना हम नहीं खा पाएंगे तो हम कुपोषित तो हो ही जाएंगे। हमारा मानदेय 6-6 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना आता ही नहीं हमको टाइम से। अब ये दूसरा महीना जा रहा है, आज है 29 तारीख और 2 महीने हो गए हमको मानदेय नहीं मिला। ना हमको राज्य सरकार ने दिया, ना हमको केंद्र सरकार ने दिया। तो सलमा जी, क्या मजबूरी है कि आपको मानदेय भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जो काम कर रहे हैं? सर, जब हम 22 साल से इसमें लगे हुए हैं, या जो हमारी वर्कर्स हैं 30 साल से 35 साल से कार्य कर रही हैं, जब वो यंग थी उन्होंने ये जॉब की, तो आज वो इस उम्र में अब वो कहाँ जाएंगी? कौन इनको, और फिर नौकरी मिल कहाँ रही है सर? कि हम दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर लेंगे, हमको वहाँ रख दिया जाएगा और फिर हमको और मानदेय दिया जाएगा। अब 22 साल से हम लोग, आज 7 साल से इंतजार, 2017 में हमारी फाइल जमा हुई थी प्रमोशन के लिए, और अभी तक प्रमोशन का कुछ पता नहीं है। 18 जनवरी 2017 में हमारी फाइल जमा हुई, अभी तक हमको ये नहीं पता है कि उस फाइल का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। प्रमोशन के इंतजार में हम लोग, मजबूरी हमारी है कि हम लोग जब इतने सलमा परवीन जी, जब आप आंदोलन करते हैं, अपनी मांग को लेकर आप डीएम के पास जाते हैं या रोडों पे आते हैं, तो आपको धमकी दी जाती है, और धमकी ही नहीं बल्कि आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है बिना नोटिस के। ये सच है। जिस दिन हमारा आंदोलन होता है या हम अपनी मांग को लेकर के डीएम के यहाँ जाते हैं, उस दिन हमारी कोई मीटिंग्स लगा दी जाती है या हमको किसी कार में लगा दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर आप वहाँ जाएं, उनका नाम नोट कर लो, उनको टर्मिनेट कर दो बिना नोटिस के। तो ये उत्पीड़न है हम लोगों का, इसकी हम बहुत सख्त निंदा करते हैं। ये हमारा अधिकार है, आंदोलन करना हमारा अधिकार, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो वो हमारा, हमको जो टर्मिनेट करे या कुछ भी करे। हम खामोशी से अपने आंदोलन को मतलब जारी रखना चाहते हैं, और हम अपना आंदोलन खामोशी से करते हैं। कोई हमारे पास लाठी डंडा या कुछ भी नहीं होता है कि जिससे हमको, उनको डर हो सरकार को, लेकिन सरकार हमसे यही डरती है कि हाँ, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन ना करने पाए, और फिर हमारे जो जगहों को, हम लोगों को वहाँ परमिशन नहीं मिलता है कि आप आंदोलन करें, जबरदस्ती ये सब चीज़ें ये। अच्छा सलमा परवीन जी, आपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी आंदोलन करा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करा, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के आप दिल्ली के अंदर 3 दिन का आंदोलन रहा आपका। क्या लगता है कि ये जो मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है, ये आपकी बातों को मानेगी? सर, मानना ना मानना ये तो उनके हक में है, लेकिन आंदोलन करना हमारे अधिकार, हमारे बस में है। हाँ। और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम आंदोलन करते रहेंगे। जिलों जिलों में सभी सांसदों के यहाँ का घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे, जब तक नहीं मानी जाती हमारी बात। तो लेकिन सलमा जी, आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन सलमा जी, बात यहाँ आती है, आप इतना घर घर में जाते हैं, आपको घर घर में ये पता है कि इस घर के अंदर आज शाम को क्या खाना बनेगा। खाने से मतलब मेरा ये है कि आप एक एक व्यक्ति को जानते हैं और एक एक महिला को जानते हैं। और 2019 में तो मोदी जी ने वायदे किए थे, फिर 2014 में तो वायदे किए थे, लेकिन 2019 में तो कोई वायदे नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो सरकार बनवाई। सर, यहाँ पे अब व्यक्तिगत मामला है। हाँ, नहीं, व्यक्तिगत कैसे है? ये पूरा सबका, क्योंकि धर्म और जात के नाम हम लोगों को बांट दिया गया। धर्म और हाँ, जात के नाम पर हम लोगों को बांट दिया गया। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ। कि लोग कहते हैं ना, हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या जो भी कुछ कहते हैं, तो इनकी सरकार बनेगी तो इनकी सुनी जाएगी। लेकिन वोट तो आप लोगों ने दिया है ना, बड़े पैमाने पे वोट दिया है। सर, हम सुनेंगे तो हमारी बात सुनेंगे, चाहे वो बीजेपी हो
चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी की सरकार हो, लेकिन हमारी बातों को भी सुनी जाए। हम लोग ये सरकार, ऐसी सरकार लाना चाहते हैं। अच्छा सलमा, और सर हमारा वादा है कि अगले चुनाव में हम लोग इस चीज को दिखा देंगे कि दिखा देंगे जी। तो सरकार को धमकी दे रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम भी तो कुछ करेंगे ना, क्योंकि हम लोग सड़कों हर कार्य करते हैं। आप मुझे टैबलेट दीजिए, डाटा दीजिए, हम लोग वर्क करने को तैयार हैं। हम लोगों को अभी बेलों की ड्यूटी में लगा दी जाती है, पोलियो की ड्यूटी में लगा दी जाती है, बेचंडी सत्र में लगाया जाता है, और जो सारी दवाएं वगैरह फालिया की वितरण होती है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को लगा दिया जाता है। अच्छा सलमा परवीन जी, चलते चलते आपको काफ़ी सारी महिलाएं देख रही हैं, जिस तरीके से आप कुपोषण की शिकार हो रही हैं और इतना वर्क कर रही हैं, आप अपने बच्चों को भी नहीं देख रही हैं, इस तरीके से आप जैसी लाखों महिला हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। मैं तो खैर खुद को नहीं केयर कर पा रही हूँ, लेकिन जब इंसान कहता है ना कि जब खुद स्वस्थ रहेंगे तो हम देश को भी स्वस्थ रख पाएंगे। पहले अपना ख्याल रखें, हाँ, और मेरी तरह ना हो कि खाने पीने का ध्यान ना रखें, और पोषण से पूर्ण चीज़ें ही खाएं, और सबको मेरा यही संदेश है कि और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।